नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहां पर आपको देखने को मिलेंगे आज की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। ब्रिक्स समिट में मोदी जिनपिंग ने हाथ मिलाया, बातचीत की। सऊदी, यूएई समेत 6 देशों को संगठन का न्योता। मोदी बोले, इनसे हमारे ऐतिहासिक रिश्ते। जी हां दोस्तों, साउथ अफ्रीका में 15वीं ब्रिक्स समिट के आखिरी दिन प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हाथ मिलाते नजर आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से ठीक पहले दोनों नेताओं के बीच कुछ सेकंड की बातचीत भी हुई। इससे पहले नवंबर 2022 में पीएम मोदी और शी जिनपिंग ने इंडोनेशिया में हुई G20 समिट में सीमा विवाद पर बातचीत की, जिसकी जानकारी इस साल दी गई। दोस्तों, दूसरी तरफ ब्रिक्स संगठन में जुड़ने के लिए 6 नए देशों को न्योता दिया गया है। इनमें अर्जेंटीना, सऊदी अरब, यूएई, मिस्र, इथोपिया और ईरान शामिल हैं। ये 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स के परमानेंट सदस्य बन जाएंगे। साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने बताया कि पहले फेज की बैठक में इन देशों को संगठन का मेंबर बनाने का आमंत्रण दिया गया है। साथ ही साउथ अफ्रीका में साइन हुए ब्रिक्स के डिक्लेरेशन में ब्राजील, भारत और साउथ अफ्रीका की यूएनएससी में परमानेंट मेंबरशिप की मांग की गई। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। चंद्रयान 3 के लैंडर से बाहर आया रोवर प्रज्ञान, अब चांद की सतह पर घूम रहा, पानी और कीमती धातुओं से जुड़ी जानकारी जुटाएगा। जी हां दोस्तों, चंद्रयान 3 की लैंडिंग के बाद 6 पहियों और 26 किलो वाले प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा की सतह पर घूमना शुरू कर दिया है। करीब 14 घंटे बाद गुरुवार सुबह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने रोवर के बाहर आने की पुष्टि की। हालांकि इन स्पेस चेयरमैन पवन के गोयनका ने देर रात ही प्रज्ञान रोवर की रैंप से बाहर निकलते हुए तस्वीर शेयर की थी। चांद की सतह पर आते ही रोवर ने सबसे पहले अपने सोलर पैनल खोले। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह रोवर 1 सेकंड में 1 सेंटीमीटर चलता है और अपने आसपास की चीजों को स्कैन करने के लिए नेविगेशन कैमरों का इस्तेमाल भी करता है। रोवर अगले 12 दिन में करीब आधा किलोमीटर का सफर तय करेगा। इसमें 2 पेलोड लगे हैं जो पानी और अन्य कीमती धातुओं की खोज में मदद करेंगे। दोस्तों, अगले 12 दिनों के दौरान रोवर डेटा जमा करेगा और इसे लैंडर को भेजेगा। लैंडर इस डेटा को पृथ्वी तक पहुंचाएगा। डेटा पहुंचने में चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर की भी मदद ली जाएगी। चंद्रयान 3 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था। इसे चांद की सतह पर लैंडिंग करने में 41 दिन लगे। लैंडर बुधवार शाम 6:04 पर चांद पर उतरा था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। भारतीय कुश्ती संघ की सदस्यता रद्द, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग का WFI चुनाव न कराने पर एक्शन, हाई कोर्ट के स्टे से अटके हैं चुनाव। जी हां दोस्तों, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग UWW ने गुरुवार को भारतीय कुश्ती संघ की सदस्यता रद्द कर दी है। UWW ने 30 मई को भारतीय कुश्ती संघ को पत्र लिखा था। इसमें कहा गया था कि अगले 45 दिन यानी कि 15 जुलाई तक भारतीय कुश्ती संघ का चुनाव नहीं किया गया तो सदस्यता सस्पेंड कर दी जाएगी। WFI अपने पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर कुछ महिला पहलवानों की ओर से लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद पहले से ही मुश्किलों में घिरा हुआ है। अब संघ की सदस्यता जाने के बाद भारतीय पहलवानों के लिए यह बड़ा झटका है। इस फैसले के बाद भारतीय पहलवान अब 16 से 22 सितंबर के बीच सर्बिया में होने वाली पुरुषों की वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में भारतीय झंडे के तले नहीं खेल पाएंगे। भारतीय पहलवानों को इस ओलंपिक क्वालिफाइंग चैंपियनशिप में UWW के बैनर तले ही खेलना होगा। इन्हें अनऑथराइज्ड न्यूट्रल एथलीट की कैटेगरी में गिना जाएगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। चंद्रयान 3 पूरे देश के लिए गौरव का दिन, मून मिशन की कामयाबी पर इसरो की तारीफ कर बोले गृह मंत्री अमित शाह। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी चंद्रयान 3 की चांद पर कामयाब लैंडिंग के बाद इसरो के वैज्ञानिकों, प्रधानमंत्री मोदी समेत पूरे देश को बधाई दी। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह आजादी के अमृत काल में अंतरिक्ष की दुनिया में ऐतिहासिक और बेमिसाल कामयाबी के साथ साथ पूरे देश के लिए गौरव का दिन है। अमित शाह ने खास तौर पर इसरो के वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स की टीम की जमकर तारीफ की। गृह मंत्री अमित शाह ने साथ ही कहा कि देश के 140 करोड़ लोगों को बधाई। आजादी के अमृत काल में हमारे देश को अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी सफलता मिली है, जो हम सब के लिए गौरव का विषय है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। पुतिन के बागी वैगनर चीफ की मौत, रूस में हुआ प्लेन क्रैश, प्रिगोजिन समेत 10 लोग मारे गए। बाइडेन बोले, मैं सरप्राइज्ड नहीं। जी हां दोस्तों, जून में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ बगावत करने वाले येवगेनी प्रिगोजिन की बुधवार देर रात एक प्लेन क्रैश में मौत हो गई। वो प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप के चीफ थे। न्यूज एजेंसी राइटर्स ने रूस की एजेंसी TASS के हवाले से यह खबर दी। क्रैश में 10 लोगों के मारे जाने की खबर है। जानकारी के मुताबिक यह क्रैश मॉस्को के उत्तरी इलाके में बुधवार दोपहर हुआ। रूस की सिविल एविएशन अथॉरिटी ने सिर्फ इतना कहा कि येवगेनी का नाम पैसेंजर लिस्ट में शामिल था। यह एमरर एयरक्राफ्ट मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग जा रहा था। प्रिगोजिन के अलावा इस प्लेन में प्राइवेट आर्मी के को फाउंडर और पूर्व रूसी स्पेशल फोर्स के कमांडर दिमित्री उत्किन भी सवार थे। वहीं वैगनर के और भी अधिकारी विमान में मौजूद थे। इस खबर के आने के बाद दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन
बाइडेन ने कहा कि मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, पर मैं इस खबर से सरप्राइज नहीं हूं। रूस में शायद ही ऐसा कुछ होता है जिसके पीछे पुतिन का हाथ न हो। हालांकि मैं इस मामले में इतना नहीं जानता हूं कि कुछ जवाब दे सकता हूं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मणिशंकर अय्यर के बयान पर बीजेपी का कांग्रेस पर वार। 2024 का चुनाव है और एक बार फिर से मुकुटमणि बहार है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर के बयान के बाद बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने मणिशंकर अय्यर के बयान को लेकर कांग्रेस और गांधी परिवार पर निशाना साधा है। संबित पात्रा ने गुरुवार को कहा कि ये शब्द मणिशंकर अय्यर के हैं, लेकिन सोच गांधी परिवार की है। मणिशंकर अय्यर गांधी परिवार के सबसे करीबी नेताओं में से एक हैं। गांधी परिवार की बातों को ही मणिशंकर अय्यर अपने बयानों में व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा कि मणिशंकर अय्यर फिर से प्रकट हुए हैं। उन्हें फ्रिज एलिमेंट कहा जाता है, लेकिन वो फ्रिज एलिमेंट नहीं है। वो गांधी परिवार के सबसे नजदीकी गांधी परिवार के मुकुट के मणि है। ये वही गांधी परिवार के मुकुट मणि मणिशंकर हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को नीच कहा था। पाकिस्तान में नरेंद्र मोदी को हराने की बात कही थी। 2024 का चुनाव है और एक बार फिर से मुकुटमणि बहार हैं। इस बार उन्होंने किताब लिख डाली है। दरअसल दोस्तों, मणिशंकर अय्यर ने पीवी नरसिम्हा राव को बीजेपी का प्रधानमंत्री बता दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पहले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी नहीं, नरसिम्हा राव थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी तुगलक लेन वाले बंगले में नहीं रहना चाहते। लोकसभा हाउसिंग कमेटी की दी हुई 15 दिन की डेडलाइन खत्म, दूसरा घर तलाश रहे। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी 12 तुगलक लेन वाले घर में वापस नहीं रहना चाहते हैं। बुधवार 23 अगस्त को बंगले में वापसी का जवाब देने की डेडलाइन खत्म हो चुकी है। बंगले में वापसी के लिए 15 दिन के अंदर राहुल को लोकसभा कमेटी को जवाब देना था, जिसके लिए उन्होंने औपचारिक रूप से इनकार कर दिया। इस बंगले में राहुल गांधी 19 साल रहे थे। मोदी सरनेम केस में 2 साल की सजा मिलने के बाद 22 अप्रैल को उन्हें यह बंगला खाली करना पड़ा था। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक वे इन दिनों घर के लिए कुछ और ऑप्शंस भी खोज रहे हैं। राहुल 16 अगस्त को बहन प्रियंका गांधी के साथ सफदरजंग लेन देखने गए थे। यह बंगला पहले महाराजा रणजीत सिंह का था। घर छोड़ते वक्त राहुल गांधी ने कहा था कि उन्हें सच बोलने की सजा दी गई है। वो घर उन्हें भारत के लोगों ने दिया था। बावजूद इसके वे उस घर में वापस नहीं जाना चाहते जो उनसे छीन लिया गया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूपी पॉलिटिक्स, मायावती ने 2024 चुनाव में क्यों किया गठबंधन से दूर रहने का ऐलान। बसपा सुप्रीमो ने खुद बताई वजह है। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए जहां सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन एनडीए का कुनबा बढ़ता जा रहा है और एनडीए गठबंधन मिशन 2024 से पहले अपने को मजबूत करने में जुटा हुआ है, वहीं इस चुनाव में सभी दलों की नजरें लोकसभा की सबसे अधिक सीटों वाले सूबे उत्तर प्रदेश पर बनी हुई है। जहां यूपी में बीजेपी मिशन 80 के तहत काम करने में लगी हुई है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने भी अपनी पूरी ताकत लगा दी है। इसी बीच दोस्तों, प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मायावती ने साफ कर दिया है कि वह इस लोकसभा चुनाव में किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया कि बसपा 2024 के लोकसभा चुनाव में किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने दावा किया कि बसपा को यूपी में गठबंधन करके लाभ के बजाय नुकसान ज्यादा उठाना पड़ा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, श्रीलंका की मदद जारी रखेगा भारत। विदेश मंत्री बोले विकास में सहायता करेंगे। सांसदों ने आर्थिक तंगी के वक्त भारत के सपोर्ट को याद किया। जी हां दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को कहा कि भारत श्रीलंका में चल रहे संकट के बीच उनकी हर तरह से मदद करना जारी रखेगा। जयशंकर वीडियो लिंक के जरिए श्रीलंका भारत पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप एसोसिएशन के सांसदों को संबोधित कर रहे थे। विदेश मंत्री ने जोर देते हुए कहा कि हम भारत और श्रीलंका के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इस दौरान श्रीलंका में भारत के डिप्लोमेट गोपाल बागले भी संसद में मौजूद थे। बागले ने कहा कि दोनों देशों के बीच फूड सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, करेंसी सपोर्ट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के क्षेत्रों में साझेदारी और बढ़ेगी। सांसदों ने पिछले साल श्रीलंका के आर्थिक संकट के समय भारत की तरफ से की गई मदद को याद किया। दरअसल दोस्तों, श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने कहा था कि उनके देश का इस्तेमाल कभी भारत के खिलाफ नहीं किया जा सकेगा। ब्रिटेन और फ्रांस के दौर पर रवाना होने से पहले रानिल ने कहा था, इस बात में किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि हम चीन से कभी मिलिट्री एग्रीमेंट नहीं करेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एशिया कप 2023, एशिया कप से पहले होगा खास फिटनेस टेस्ट। रोहित और कोहली को भी नहीं मिलेगी छूट। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम एशिया कप 2023 के जरिए मैदान पर वापसी करने को तैयार है। टीम इंडिया टूर्नामेंट से पहले बेंगलुरु के करीब अलूर में 6 दिन के कैंप से शुरुआत करेगी, जो विराट कोहली, रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा और मोहम्मद सिराज जैसे स्टार खिलाड़ियों के लिए अहम होगा। सभी खिलाड़ियों को एशिया कप खेलने से पहले फिटनेस टेस्ट पास करना होगा। जो खिलाड़ी आयरलैंड दौरे का हिस्सा नहीं थे और वेस्टइंडीज के दौरे से के बाद वापसी कर रहे हैं, उन्हें 13 दिन का फिटनेस रूटीन दिया गया था। अब एशिया कप की पूरी स्क्वाड ने वापसी की है। इंडियन एक्सप्रेस
की एक रिपोर्ट के मुताबिक सभी खिलाड़ियों को फुल बॉडी चेकअप से गुजरना होगा। नेशनल क्रिकेट अकेडमी में मौजूद फिजियो खिलाड़ियों की फिटनेस चेक करेंगे और जो फिटनेस पास करने में फेल होंगे उन्हें एशिया कप से बाहर भी किया जा सकता है। दोस्तों, बीसीसीआई अधिकारी ने इंडियन एक्सप्रेस को खिलाड़ियों के फिटनेस प्रोग्राम के बारे में बताया है। यह खिलाड़ियों के लिए बनाया गया एक खास प्रोग्राम है, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि वो अगले 2 महीनों के लिए फिट रहें। ट्रेनर को पता चल जाएगा कि किसने प्रोग्राम को फॉलो किया है और किसने नहीं। इसके बाद टीम मैनेजमेंट की ओर से तय किया जाएगा कि उस खिलाड़ी के साथ क्या करना है जिसने प्रोग्राम फॉलो नहीं किया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। अब मंगल और शुक्र ग्रह पर यान उतारने की तैयारी, चंद्रयान 3 की कामयाबी पर बोले इसरो चीफ। जी हां दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन प्रमुख एस सोमनाथ ने चंद्रयान 3 की सफलता पर खुशी व्यक्त करते हुए इसका श्रेय वैज्ञानिकों को दिया। उन्होंने इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए बेहद कष्ट और पीड़ा सही। इसरो चीफ ने कहा कि आने वाले वर्षों में इसरो का यान इसी तरह मंगल ग्रह पर उतरेगा। एस सोमनाथ ने कहा कि चंद्रयान 3 की सफलता इसरो नेतृत्व और वैज्ञानिकोक की पीढ़ियों की मेहनत का नतीजा है और यह सफलता बहुत बड़ी और प्रोत्साहित करने वाली है। उन्होंने कहा कि चंद्रमा की यात्रा कठिन है और प्रौद्योगिकी की क्षमता हासिल करने के बावजूद आज किसी भी देश के लिए किसी खगोलीय पिंड पर यान को सफलतापूर्वक उतारना मुश्किल कार्य है। इसरो प्रमुख ने कहा कि भारत ने यह सफलता केवल 2 मिशन में हासिल कर ली है। चंद्रमा पर यान उतारने की पहली कोशिश मिशन चंद्रयान 2 अंतिम समय में असफल रहा था, जबकि चंद्रयान 3 मिशन पूरी तरह से सफल हुआ। चंद्रयान 1 का उद्देश्य केवल मानव रहित अंतरिक्ष यान को चंद्रमा की कक्षा में स्थापित करना था। इसके अलावा दोस्तों, सोमनाथ ने कहा कि यह सफलता हमारा न केवल चंद्र मिशन के लिए आत्मविश्वास बढ़ाएगी बल्कि यह मंगल तक जाएगी। एक समय मंगल ग्रह पर सॉफ्ट लैंडिंग होगी और हो सकता है कि भविष्य में शुक्र ग्रह और अन्य ग्रहों पर भी हम यह कोशिश करें। इसके बाद दोस्तों, जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। गुरुवार को शेयर बाजार में रही गिरावट, सेंसेक्स 180 अंक गिरकर 65,252 पर बंद। जियो फाइनेंशियल्स में लगातार चौथे दिन लोअर सर्किट। जी हां दोस्तों, शेयर बाजार में गुरुवार को गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 180 अंक की गिरावट के साथ 65,252 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 57 अंक फिसलकर यह 19,386 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 में से 19 शेयरों में गिरावट और 11 में तेजी देखने को मिली। आज दोस्तों मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स बढ़त पर बंद हुए। वहीं दोस्तों आईटी, एमएफसीजी और रियल्टी शेयरों में खरीदारी रही। एनर्जी, इंफ्रा, फार्मा शेयरों में बिकवाली रही। वहीं दोस्तों बात करें निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर्स की, तो दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में आज बीपीसीएल, एशियन पेंट्स और इंडसइंड बैंक रहे, जबकि दोस्तों टॉप लूजर्स में जियो फाइनेंशियल, रिलायंस और डिविस लेबोरेटरी रहे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सोने चांदी में आज रही तेजी। सोना 59,000 और चांदी 74,000 के करीब पहुंची। जी हां दोस्तों, गुरुवार को सराफा बाजार में सोने चांदी की कीमतों में बढ़त देखने को मिली है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक आज सराफा बाजार में 24 कैरेट सोने का दाम 267 रुपए चढ़कर 58,787 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं दोस्तों 22 कैरेट सोने की कीमत 53,849 रुपए हो गई है। आईबीएसजे की वेबसाइट के अनुसार चांदी की कीमत में भी आज बढ़त देखने को मिली। यह 1,130 रुपए महंगी होकर 73,809 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। इससे पहले बुधवार को यह 72,679 रुपए पर थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, झारखंड मंत्री आवास से 30 लाख कैश, कारोबारी के घर से करोड़ों की ज्वेलरी, शराब घोटाले में ईडी ने कसा शिकंजा। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ के बाद शराब घोटाले की आंच झारखंड पहुंच गई है। ईडी ने झारखंड के 8 जिलों में एक साथ कई लोकेशंस पर छापेमारी की, जिसमें कई अहम जानकारियां ईडी को मिली। इसके साथ ही रांची के एक ठिकाने से करोड़ों के जेवरात के साथ साथ मंत्री के बेटे के पास से 30 लाख रुपए भी बरामद हुए हैं। साथ ही कई अहम दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक्स साक्ष्य भी ईडी को मिले हैं। इस छापेमारी के बाद शराब के खेल में चल रहे गोरख धंधे की परत आने वाले दिनों में खुलने की संभावनाएं बढ़ गई है। तो वहीं दोस्तों कई और बड़े लोगों की मुश्किलें बढ़ने की संभावनाएं भी है। ईडी के द्वारा न सिर्फ झारखंड बल्कि बंगाल में भी कुल 33 लोकेशंस पर एक साथ छापेमारी की गई। ईडी की इस छापेमारी में राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव और उनके पुत्र रोहित उरांव के रांची स्थित आवास में भी छापेमारी की गई। जानकारी के अनुसार रोहित उरांव का योगेंद्र तिवारी के कारोबार में इन्वेस्टमेंट की जानकारी ईडी को मिली थी, जिसके आधार पर यह छापेमारी की गई। उनके आवास से करीब 30 लाख रुपए भी बरामद हुए हैं। तो इसके साथ ही व्यवसायी विनय सिंह के आवास से भी करोड़ों के जेवरात बरामद किए गए हैं।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, टेनिस स्टार राफेल नडाल बने इन्फोसिस के ब्रांड एम्बेसडर, 3 साल के लिए किया करार। जी हां दोस्तों, दुनिया के दिग्गज टेनिस स्टार राफेल नडाल आईटी कंपनी इन्फोसिस के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। इन्फोसिस ने स्टॉक एक्सचेंज के पास रेगुलेटरी फाइलिंग में यह खुलासा किया। इन्फोसिस का राफेल नडाल के साथ 3 साल का करार होगा। इन्फोसिस ने बताया कि नडाल ब्रांड और डिजिटल इनोवेशन के एम्बेसडर होंगे। स्पेन के 37 वर्षीय राफेल नडाल एटीपी रैंकिंग में 209 हफ्ते तक लगातार पहले स्थान पर रहे हैं। उन्होंने 22 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीते हैं, जिनमें 14 बार फ्रेंच ओपन टाइटल शामिल है। पिछले एक दशक से राफेल नडाल रोजर फेडरर के साथ टेनिस की दुनिया में धूम मचाते रहे हैं। इन्फोसिस के साथ इस करार पर राफेल नडाल ने कहा कि मैं इन्फोसिस के साथ नजदीकी से जुड़ने को लेकर बेहद खुश हूं। इन्फोसिस के सीईओ और एमडी सलील पारिक ने कहा कि कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर राफेल नडाल का स्वागत करना हमारे लिए गर्व की बात है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, न्यू जनरेशन रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 की डिटेल साइज सामने, जल्द होगी लॉन्च। जी हां दोस्तों, न्यू जनरेशन रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 का लंबे समय से भारतीय लोग इंतजार कर रहे हैं, जो 30 अगस्त 2023 को लॉन्च होने वाली है। हालांकि दोस्तों अभी तक कंपनी ने इसके वेरिएंट और फीचर्स का खुलासा नहीं किया है। इसके बारे में सभी डिटेल्स इनके ब्रोशर के आधार पर सामने आ गई है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, लीक हुई जानकारी के मुताबिक नई 2023 रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 में नए 350 सीसी जे सीरीज इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा, जो 6100 आरपीएम पर 20.2 बीपीएच की पावर और 4000 आरपीएम पर 27 एनएम का टॉर्क जनरेट करेगा। यह इंजन कंपनी के अन्य 350 सीसी मॉडल्स के समान है। रॉयल एनफील्ड का नया जे सीरीज इंजन अपने कम शोर और वाइब्रेशन लेवल के साथ अधिक एफिशिएंट वॉल्व टाइमिंग के लिए लोकप्रिय है। इसे यूनिक साउंड वाले लंबे स्ट्रोक इंजन के रूप में जाना जाता है। इसमें नया 5 स्पीड गियर बॉक्स भी मिलता है। दोस्तों नए बुलेट 350 के सस्पेंशन सेटअप में टेलीस्कोपिक फ्रंट फॉर्म्स और ट्विन गेस चार्ज रियर शॉकर मिलेगा। साथ ही डुअल चैनल एबीएस के साथ फ्रंट और रियर दोनों एक्सल पर सिंगल डिस्क ब्रेक भी मिलेगा। इसमें फ्रंट में 100 सेक्शन के चौड़े और पीछे की ओर 120 सेक्शन के टायर मिलेंगे। दोस्तों इस बाइक का मुकाबला होंडा एचनेस सीबी 350 से होगा, जो 3 वेरिएंट और 6 कलर ऑप्शंस में उपलब्ध है। इसकी एक शोरूम कीमत 2,10,000 रुपए से शुरू होती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सालाना 14% के दर से बढ़ रही मेडिकल ट्रीटमेंट की महंगाई, 5 वर्षों में दुगना हुआ इलाज का खर्च। जी हां दोस्तों, एक तो रोजमर्रा की जरूरी चीजों की बढ़ती कीमतों ने वैसे ही आम लोगों पर महंगाई के बोझ को बढ़ा रखा है। उस पर से कोविड काल के बाद से अस्पताल में इलाज कराना भी महंगा हो चुका है। पिछले 5 वर्षों में कोई भी बीमारी होने पर अस्पताल में भर्ती होने के बाद इलाज पर होने वाला खर्च दुगनी रफ्तार से बढ़ रहा है। संक्रमण वाली बीमारियों और सांस से जुड़े विकार के इलाज के लिए इंश्योरेंस क्लेम तेजी के साथ बढ़े हैं। एक तरफ महंगाई दर जहां 7% के आसपास है, वहीं मेडिकल इन्फ्लेशन 14% की रफ्तार से भी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। टीओआई की एक रिपोर्ट में पॉलिसी बाजार के डेटा के हवाले से बताया गया है कि संक्रामक रोग के इलाज के लिए 2018 में औसत मेडिकल इंश्योरेंस का क्लेम 24,569 रुपए हुआ करता था, जो कि 2022 में बढ़कर 64,135 रुपए हो चुका है। यानी कि 5 वर्षों में इस बीमारी के इलाज पर आने वाला खर्च 160% महंगा हो चुका है। मुंबई जैसे महानगरों में यह खर्च 30,000 रुपए से बढ़कर 80,000 रुपए केवल 5 वर्षों में हुआ है। यानी कि महंगाई लगभग डबल से भी ज्यादा हो गई है। पिछले 5 सालों में इलाज करवाना डबल से भी महंगा हो गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गदर 2 वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, दुनिया भर में सनी देओल की गदर 2 का जलवा जारी, 500 करोड़ के पार पहुंचा कलेक्शन। जी हां दोस्तों, सनी देओल की फिल्म गदर 2 का इंडिया ही नहीं पूरी दुनिया में जलवा है। हर कोई इस फिल्म को देखने का प्लान बना रहा है। तारा सिंह को पूरी दुनिया में पसंद किया जा रहा है, जिसकी वजह है हर जगह उन्हीं के चर्चे हैं। दुनिया भर में तारा सिंह और सकीना की कहानी करोड़ों का बिजनेस कर चुकी है। गदर 2 का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन सामने आ गया है, जिसके बाद यह फिल्म अब 500 करोड़ के क्लब में शामिल हो चुकी है। दोस्तों गदर 2 को रिलीज हुए 2 हफ्ते से ज्यादा समय हो गया है। फिल्म को रिलीज हुए 3 हफ्ते पूरे होने जा रहे हैं और अभी तक इसने बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ बनाई हुई है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक गदर 2 ने दुनिया भर में 500 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। फिल्म 525.14 करोड़ का बिजनेस कर चुकी है। यह कलेक्शन जल्द ही 600 करोड़ भी हो सकता है। दोस्तों गदर 2 साल 2001 में आई फिल्म गदर का स्वीक्वल है। गदर की स्टार कास्ट ही इसके स्वीक्वल में नजर आई है। सनी देओल, अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा लीड रोल में नजर आए हैं। वहीं मनीषा वाधवा ने फिल्म में विलेन का किरदार निभाया है। फिल्म को अनिल शर्मा ने डायरेक्ट किया है। गदर 2 की सक्सेस के बाद से गदर 3 की खबरें आ रही है। हालांकि सनी देओल ने अभी इस खबर को खंडित कर दिया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
फीड वर्ल्ड कप चेस टूर्नामेंट इतिहास रचने से चूके भारत के प्रज्ञानंद चेस वर्ल्ड कप के फाइनल में वर्ल्ड नंबर 1 मैग्नस कार्लसन ने हराया। जी हां दोस्तों, भारतीय शतरंज के ग्रैंड मास्टर रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने फिडे वर्ल्ड कप शतरंज टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में दमदार प्रदर्शन किया, लेकिन वो खिताब जीतने से चूक गए। उन्हें दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन के हाथों शिकस्त झेलनी पड़ी। फाइनल के तहत 2 दिन में 2 बाजी खेली गई और दोनों ही ड्रॉ पर खत्म हुई। इसके बाद ट्राई ब्रेकर से नतीजा निकाला। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, 3 दिन तक चले फाइनल मुकाबले में 4 बाजियों के बाद नतीजा निकला। 18 साल के प्रज्ञानंद ने शुरुआती दोनों बाजियों में 32 साल के कार्लसन को कड़ी टक्कर दी। दोनों के बीच मंगलवार को पहली बाजी ड्रॉ खेली गई जो 34 चालों तक चली थी, मगर नतीजा नहीं निकल सका, जबकि दूसरी बाजी बुधवार को खेली गई। इस बार दोनों के बीच 30 चालें चली गई और यह भी ड्रॉ पर खत्म हुआ। शुरुआती दोनों बाजियां ड्रॉ पर खत्म होने के बाद गुरुवार को ट्राई ब्रेकर से नतीजा निकला। ट्राई ब्रेकर के तहत प्रज्ञानंद और कार्लसन के बीच 2 बाजियां खेली गई। दोनों के बीच पहला टाई ब्रेकर गेम 47 मिनट तक चला गया। इसमें भारतीय ग्रैंड मास्टर प्रज्ञानंद को शिकस्त मिली थी, मगर दूसरे गेम में उनसे उम्मीदें थी। उन्होंने वहां पर दमदार प्रदर्शन भी किया, लेकिन जीत नहीं सके। दूसरा टाई ब्रेकर गेम ड्रॉ पर खत्म हुआ। इस तरह कार्लसन ने पहली बार यह खिताब अपने नाम किया है। अब वर्ल्ड कप खिताब जीतने पर उन्हें बगैर इनाम $1,10,000 अमेरिकी डॉलर मिलेंगे। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चांद के अलावा इंसानों ने अंतरिक्ष यान और कौन से ग्रह पर भी उतारे हुए हैं? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि चांद के अलावा और कौन कौन से ग्रहों पर मानवों ने अंतरिक्ष यानों को उतारा हुआ है, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।